भाई पहले मुझे सिर्फ चाय वालों से प्रॉब्लम थी और आज की डेट में हर दूसरी रेडी प्रॉब्लम बन चुकी है। साला जिसको देखो 50-50 लाख की फ्रेंचाइजी बेच रहा है और शॉकिंगली लोग ले भी रहे हैं। और सीन क्या है, आज बात करो कल बंदा गायब, फिर एफआईआर करो फिर ढूंढो उसको। मतलब सीरियसली इंडियन फूड इंडस्ट्री में चल क्या रहा है और कोई इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा। मैकडोनल्ड्स हो गया, स्टारबक्स हो गया, केएफसी हो गया, सारे आउटलेट सारे इंडिया के अंदर बंद होने वाले हैं। और दूसरी तरफ लाइमलाइट किसको मिल रही है कि भैया एक बंदा दूध की थैली से धार वालियां मार रहा है। पीछे एक लड़की निकली थी बीटेक पानीपुरी वाली, सिर्फ एक ठेला लगाया और इतनी फेमस हो गई कि बीबीसी वाले इंटरव्यू लेने आ गए। कल्ली टेल्स पर फीचर हो गई और हर जगह लोग उसकी सक्सेस के बारे में बात कर रहे थे और उसकी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में पूछ रहे थे। अबे अभी स्ट्रगल कर रही है वो। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, इंडियन फूड इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लाउन्स को हीरो बना दिया गया है। बड़ा पाव वाली दीदी इनलीगल ठेला लगाते लगाते बिग बॉस चली गई और ये सारी चीजें आपको ऑफर क्या कर रही है, एंटरटेनमेंट, स्वाद, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग आपको ऑफर कर रहे हैं 40 लाख की फ्रेंचाइजी, जिसको आप साइन करते ही ये लोग गायब हो जाते हैं। और इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी का बिजनेस चाहे मैकडोनल्ड्स जैसा हो, चाहे ये क्लाउन्स का हो या फिर वन इट जैसा हो, ऑलमोस्ट सारे के सारे फूड फ्रेंचाइजी बिजनेसेस की हालत पतली हो चुकी है। और तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बीमारी समझनी पड़ेगी, जो कि ये फूड ब्लॉगर्स। समझो ये जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं ना, ये कभी भी तुम्हारे लिए ब्रांड के लिए कंटेंट नहीं बनाते। ये लोग कंटेंट बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम के लिए। इनका कंटेंट रॉ होता है, रियल होता है, अनएडिटेड होता है और वही होता है जो लोग देखना पसंद करते हैं। और इस टाइप का कंटेंट यूट्यूब को भी बहुत पसंद है, एल्गोरिदम पुश भी करता है। और पुश के लिए चाहे इनको क्रिंज बनाना पड़े, इनको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका ब्रांड वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। एग्जांपल के लिए भुवन बाम के स्टार्टिंग के वीडियोस को देखो और आज की पर्सनालिटी को देखो। बंदे ने खुद को ग्रूम किया है, क्यों? क्योंकि उसने खुद को एक ब्रांड बनाया है। और रियलिटी भी यही है, किसी भी क्रिएटर का 80% रेवेन्यू ब्रांड से आता है और 20% एडसेंस से। और कोई क्रिएटर 20% के लिए काम नहीं करता, वो 80% के लिए काम करता है। एग्जांपल के लिए इस चैनल को देख लो, इस चैनल में तुम ज्यादातर शॉर्ट्स देखते हो, लेकिन मैं अभी लॉन्ग वीडियोस भी बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करना है। क्योंकि हर क्रिएटर एक बिलबोर्ड है जिसके ऊपर ब्रांड अपनी लोगो लगाना चाहता है, चाहे वो शाहरुख खान हो या अमिताभ बच्चन हो या आशीष चंचलानी हो या भुवन बाम, सबका मेजर रेवेन्यू ब्रांड से ही आता है। अब कौन कितना चार्ज करेगा डिपेंड करता है कैटेगरी प्लस ऑडियंस क्वालिटी प्लस व्यूज। एग्जांपल थिंक स्कूल 3 से 8 लाख व्यूज, फिर भी फुकरा इंसान से ज्यादा चार्ज करता है क्योंकि ऑडियंस प्रीमियम है। और ब्रांड सबसे ज्यादा पैसा देती है फाइनेंस और टेक वालों को, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद एंटरटेनमेंट और लास्ट में आता है फूड ब्लॉगर्स। और फूड ब्लॉगर्स लास्ट में क्यों? क्योंकि सिंपल लोग क्या बेच सकते हैं, एक टेक यूट्यूबर 25,000 से 1.5 लाख तक का फोन बेच सकता है, फाइनेंस वाला लाखों की इन्वेस्टमेंट करा सकता है और बिजनेस चैनल सॉफ्टवेयर और सर्विसेज बेच सकता है। और फूड ब्लॉगर्स क्या बेच सकते हैं? 200 का खाना जिसका मार्जिन होता है 5%, तो फिर ब्रांड क्या देगा? इसीलिए फूड कैटेगरी में स्पॉन्सरशिप लिमिटेड होती है और जब स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती तो फिर क्रिएटर्स क्या करते हैं? व्यूज के लिए कुछ भी, क्रिंज चैलेंजेस, फेक रिएक्शंस, बेइज्जती, गरीबों को 400 के वीडियो और सबसे फेवरेट क्लाउन्स को वायरल बनाना। एग्जांपल गोलगप्पे वाले का पानी बनाना, अननेसेसरी शूट करना, वेंडर को इरिटेट करना और अगर वेंडर ने गाली दे दी तो जैकपॉट। इससे क्या होता है? व्यूज बढ़ते हैं और ब्लॉगर्स आते हैं, तमाशा होता है और ये साइकिल कभी नहीं रुकती। और फिर ये वेंडर सोचते हैं हम सेलिब्रिटी बन गए, फिर फ्रेंचाइजी लॉन्च और 50-50 लाख की फ्रेंचाइजी बेच देते हैं। एमबीए चाय वाला ने 100+ फ्रेंचाइजी बेची, प्रोमिसेस, सेल्स, प्रॉफिट, आरओआई। और रियलिटी सब फेल क्योंकि फ्रेंचाइजी सिस्टम से चलती है, नाम से नहीं। एग्जांपल के लिए मैकडोनल्ड्स को देख लो, उसका सारा फूड मटेरियल अपने फैक्ट्री में बनता है, फिर अलग अलग फ्रेंचाइजी में जाके उसको डिलीवर करते हैं। इससे टेस्ट की कंसिस्टेंसी बनी रहती है और ये लोग अपने ही शॉप में टेस्ट को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते तो फिर फ्रेंचाइजी क्या चलाएंगे? और अगर टेस्ट सेम हो जाए, प्रॉफिटेबल भी हो जाए, फिर मार्जिन बचता है 10 से 12% और ये ग्रॉस मार्जिन है। दुकान का रेंट, बिजली का बिल और स्टाफ के फीसेस देने में और मार्जिन लग जाएगा, फिर एंड में बचता है 3 से 4%। मतलब फूड बिजनेस में हाई कंपटीशन प्लस लो मार्जिन, फिर भी लोग बिना सोचे समझे 50-50 लाख की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और स्कैम हो जाते हैं। और इंडिया में फ्रेंचाइजी का बिजनेस ढीला पड़ा है। आओ जरा डेटा देख लो। डोमिनोज 6,300 करोड़ रेवेन्यू, प्रॉफिट 350 करोड़, केएफसी 4,900 करोड़ रेवेन्यू, प्रॉफिट 50 करोड़ और मैकडोनल्ड्स 2,500 करोड़ रेवेन्यू, प्रॉफिट 12 करोड़। नंबर सुनने में अच्छे लगते हैं ना, अब परसेंटेज देख लो। मैकडोनल्ड्स 0.74%, केएफसी 1.5% और डोमिनोज 12%। अबे एफडी ज्यादा देता है। छोड़ो यार, ये मेरी इस चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो है, मैं किसी को कोई हेट नहीं दे रहा था, मैं बस तुम्हें ये धंधा समझा रहा था क्योंकि लोग बिना सोचे समझे इनके बहकावे में आके 40-50 लाख की फ्रेंचाइजी ले रहे थे।